हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 7 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं, जिस पन्ने पर हैं, सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे आज। पाठ 7 जिसका नाम है जीवों में विविधता। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को हल करना। सबसे पहले पृष्ठ संख्या 91 यानी 91 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो क्या रीज़न है, क्या कारण है जो हम वर्गीकरण करते हैं? देखिए, एक सिंपल साधारण सा उत्तर आप लिख सकते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण या हम किसी भी चीज़ का वर्गीकरण सिर्फ उस से रिलेटेड यानी उस ग्रुप से संबंधित चीज़ों को अलग-अलग करने के लिए करते हैं। जैसे लकड़ी के सामान हम अलग करते हैं, लोहे के सामान अलग करते हैं। तो ये वर्गीकृत कैसे हुआ? लोहे और लकड़ी के हिसाब से वर्गीकृत हुआ। इसी हिसाब से हम जीवधारियों को भी वर्गीकृत करते हैं। ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम उसका वर्गीकरण करते हैं। चाहे किस स्थान पे वो रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस हिसाब से उनका वर्गीकरण होता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जीवों का वर्गीकरण इनकी विविधता के अध्ययन को सरल बनाता है। यानी वही मैंने कहा ना, इनको अलग रखना और अलग रखने के कारण से इनके बारे में जानना भी बहुत आसान हो जाता है। इससे हमारी एक झलक से सभी जीवों की एक तस्वीर हमारे सामने आ जाती है तथा भिन्न-भिन्न जीवों के मध्य आपसी संबंध के अध्ययन में ये सहायता प्रदान करते हैं। अतः इसी कारण हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो यही कारण है जीवों के वर्गीकरण करने का। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता या जो भिन्नता है, विभिन्नता या भिन्न-भिन्न कह सकते हैं, अलग-अलग कह सकते हैं, कि 3 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। देखिए पहला, हम अपने आसपास सूक्ष्म जीवाणुओं को देखते हैं, जो बहुत छोटे जीवाणु जैसे हो गए, अमीबा हो गया या बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या बहुत छोटे होते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप से हमको देखना पड़ता है। ठीक है? तो ये एक प्रकार का जीव हो गया जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक है? इसमें देखिए लिखा है ना, जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा, नीलहरित शैवाल इत्यादि, ये सब इसके अंदर जो सूक्ष्म जीवों के अंदर आते हैं। क्या होता है, जिनके आकार कुछ माइक्रोमीटर यानी बहुत ही सूक्ष्म, माइक्रोमीटर मतलब बहुत सूक्ष्म होते हैं और बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा समय तक जीवित भी नहीं रहते, हालांकि ये खुद की जो जनसंख्या है बहुत तीव्रता से बढ़ाते हैं। अगला देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि 30 मीटर या इससे बड़े भी जीव हम देखते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जैसे नील व्हेल, जो ब्लू व्हेल मछली होती है, जो स्तन एक तरह की स्तनधारी जीव है। ये क्या है, ये बहुत बड़ी होती है, इस पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। ठीक है? और स्थल पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव क्या है? हाथी। तो ये क्या है? ये अभी हमने देखा कि माइक्रो आकार के सूक्ष्म जीव मिलते हैं। फिर हमने देखा कि बहुत बड़े आकार के सूक्ष्म जीव मिलते हैं, जो लंबे समय तक जीवित भी रहते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरा बिंदु में, हमें इससे भी बड़े व हजारों वर्ष तक जीवित रहने वाले जीव भी मिलते हैं, जैसे रेडवुड का पेड़। ठीक है? अब जो पेड़-पौधे हैं वो भी जीव में ही आते हैं। ठीक है? पादप जीव में आते हैं वो। तो जो रेडवुड का पेड़ होता है ये हज़ारों वर्षों तक जीवित रहता है। तो एक तरह जीव की एक प्रजाति जीव की ये भी हो गई। तो ये है कुछ हमने जीवों की प्रजाति यहाँ पे देखी। चलिए अब जो पृष्ठ संख्या पेज नंबर 92 पे प्रश्न है उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं पेज नंबर 92 का। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या ले सकते हैं? यानी हम जो जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जो क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके लिए हम क्या-क्या लक्षण उठाते हैं? तो एक तो उनका निवास स्थान हो जाता है, उनकी कोशिका संरचना, यानी उनकी कोशिका संरचना कैसी है और उनका निवास स्थान क्या है, इस आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं हम। हमारे विचार के अनुसार जीवों के वर्गीकरण का आधार उनकी कोशिकाओं के प्रकार, यानी जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के आधार पे करते हैं ना, या फिर एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव और उसमें केंद्रक झिल्ली है या नहीं है, इन सभी के आधार पे हम करते हैं, जिनके द्वारा उनका शरीर बना होता है, क्योंकि जीव की सभी क्रियाएं कोशिका की रचना पर आधारित होती हैं। जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है,
उसमें केंद्रक झिल्ली सहित है या केंद्रक झिल्ली रहित है। यही कोशिका के गुण जीवों को प्रभावित करते हैं। जैसी कोशिका होगी वो उसी प्रकार का कार्य करेगा, उसी प्रकार से जीवित रहने की कला को अपने अंदर जन्म देगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस वृत्त लक्षण को आधार बनाया गया है? नहीं, ये मूल लक्षण को, ये मूल है, सॉरी, मूल लक्षण को आधार बनाया गया है। तो इसका मूल लक्षण क्या है वो हम जानते हैं। चलिए इसका उत्तर देखिए। वह मूल लक्षण जिस पर जीवों का प्रारंभिक विभाजन आधारित है वह कोशिका का स्वभाव है, यानी किस तरह की कोशिका है। अर्थात वह कोशिका जो है वो केंद्रक में जो झिल्ली है वो झिल्ली रहित है या झिल्ली पाई जाती है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोशिका के आधार पे ही सबसे मेन विभाजन इनका होता है। एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं हमको। अब देखिए आगे यहाँ पे, कोशिका में एक केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कोशिकीय कार्य जैसे विभाजन की क्षमता और बहुकोशिकीय जीव में बनने की क्षमता इत्यादि गुण पाए जाते हैं। यानी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो बहुकोशिकीय बन जाती हैं, ठीक। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो एक ही कोशिका में सारा कार्य करती हैं और वो अपना विभाजन करके उस कोशिका को बांटती हैं। जैसे अमीबा हो गया, एक कोशिकीय जीव है, वो विभाजन करता है, यानी अपनी कोशिकाओं को दो भागों में बांट देता है और दो कोशिका उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से कोशिकाएं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कार्य करते हैं, जिससे फिर से ये विशेष कार्य योग बन जाते हैं। इसलिए इस गुण को प्राथमिक गुण माना जाता है, यानी इसी गुण को हम मूल गुण मानते हैं, मूल लक्षण मानते हैं विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पति को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? यानी पादप को और जंतुओं को भिन्न भिन्न वर्गों में कैसे रखा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। पौधों और जंतुओं को विभिन्न वर्गों में रखने का आधार कोशिकाओं की रचना या संरचना, ठीक है, वह भोजन संश्लेषण करने की क्षमता है। यदि कोशिका की संरचना में कौर कोशिका भित्ति का होना यानी पर्णहरित का पाया जाना, अब जहाँ जैसे पादप है, अब पादप की कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, तो पर्णहरित का पाया जाना यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा सूर्य के प्रकाश में और वो अपना भोजन स्वयं बना लेगा। तो ये हमारे आ जाते हैं पादप में, ठीक है। क्या होगा फिर देखिए, भोजन संश्लेषण करने की क्षमता हो जाती है। यदि कोशिका की संरचना में कौर कोशिका भित्ति का होना, पर्णहरित का पाया जाना, सूर्य के प्रकाश में भोजन का प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता से तो पौधे के वर्ग में होते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है तो ये सब कुछ किस में आएगा, पौधे वाले वर्ग में आएगा। दूसरी ओर जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पर्णरहित नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते, यानी सूर्य के प्रकाश में वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ठीक। तो ये किस पे, ये निर्भर हो जाते हैं दूसरों पे। यानी ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं जिसमें पर्णरहित नहीं होता और ये झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये दूसरों पे निर्भर होते हैं भोजन के लिए, ठीक है। तो ये अंतर होता है जंतु और पौधों के कोशिकाओं में और इन्हें इसीलिए अलग अलग वर्गों में रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पृष्ठ संख्या जो पेज नंबर हमारा 93 है उस पे जो प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आदमी जीव किन्हें कहते हैं, और सॉरी, आदिम जीव किसे कहते हैं, ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है। आदिम जीव मतलब आदिकाल, आदिकाल मतलब बहुत पुराने जीव जिनको कहा जाता है उनको आदिम जीव कहा जाता है। चलिए उत्तर देखिए। पुरातन जीवों को साधारणतः आदिम जीव कहते हैं क्योंकि इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। नए जीवों को जटिल या विकसित जीव कहते हैं क्योंकि उनमें अधिक परिवर्तन हुआ है और उन्हें अभी ही विशेष डिजाइन के शरीर को ग्रहण किया है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो समय समय के हिसाब से बदलते रहे हैं। अब जैसे मानव का ही आकार देख लीजिए, हम जो इंसान हैं इनका आकार अगर देखा जाए तो
होमोसेपियंस जो माना जाता है, ये माना जाता है हमारे सबसे करीबी आदिम जीव में मानव के। उसके पहले कितना अंतर होता था हमारे आज के शरीर में और हमारे पुरातन शरीर जो होते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे बहुत पुराने, काफ़ी साल, 100 साल, 200, 100 साल नहीं, मतलब कम से कम हज़ारों साल पहले जो पाए जाते थे उनमें। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हुआ है। कुछ में तो परिवर्तन हुआ है, कुछ में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे आदिम जीव कहा जाता है कि जिनमें परिवर्तन ना हो पाया हो और कुछ में परिवर्तन हो पाया हो। ठीक है, इसी आधार पे हम इनको अलग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? हाँ, ये एक होते हैं, उन्नत जीव और जटिल जीव। विकसित जीव व जटिल जीव एक समान जैसे ही होते हैं, क्योंकि विकास के समय में ही उनकी जटिलता में वृद्धि हुई होती है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि नए बने या विकसित जीव ही अधिक जटिल जीव होते हैं। अब जितना चीज़ें विकसित, जैसे अब देखिए, पहले अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले हम क्या करते थे, लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज देखिए, उस लैंडलाइन फ़ोन पे क्या करते थे, सिर्फ हम बातें कर पाते थे और तार से जुड़ा रहता था फ़ोन। लेकिन आज देखिए, हम मोबाइल लेके कहीं भी टहल घूम के बात कर सकते हैं, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उसी प्रकार जीवों में भी ये जीव जो है ये विकसित होते गए, और जितना विकसित होते गए इनके अंदर जटिलता उतनी ज़्यादा बढ़ती गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 96 पे जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला देखिए, मुनेरा व प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड क्या है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जीवों को मुनेरा या प्रोटिस्टा किंगडम में वर्गीकृत करने का आधार उनकी कोशिका संरचना है, पोषण विधि है, पोषण का स्रोत है और शारीरिक रचना है। यानी जो शरीर का आकार, वो किस तरह की कोशिका से बने हैं, और वो पोषण यानी अपना जो भोजन है वो कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भोजन का स्रोत क्या है, ये सारी चीज़ें देखकर ही इनको मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में विभाजित किया गया है। चलिए, प्रोटिस्टा में आपका अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जीव जो हैं वो आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? तो ये कहाँ पे आएंगे, ये पादप जगत में रखे जाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, सीधी सी बात है, वो क्या है, वो पादप है। अब वो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, जो भी आप समझ लें, प्रकाश संश्लेषण करने वाला हर कोशिका क्या है, पादप जगत में ही आएगा। ठीक है, जो कोशिका प्रकाश संश्लेषण करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाएगी, वो हमारा पादप जगत में ही रखा जाएगा, पादप जगत में वर्गीकृत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों को किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किसी समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा? तो देखिए, अभी यहाँ पे सबसे जो इसका उत्तर है देखते हैं। देखिए, एक मेन चीज़ होता है स्पीसीज। स्पीसीज के आधार पे भी वर्गीकरण होता है। देखिए, स्पीसीज में सबसे कम जीव लेकिन अधिकतम समानताएं वाले जीव रखे गए। ठीक है, यानी जो स्पीसीज एक चीज़ होती है, इसमें जो जीव रखे जाते हैं इनमें समानता सबसे अधिक होती है। ठीक, स्पीसीज में समानताएं सबसे अधिक होती हैं, ऐसी ही जीव इसमें रखे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 99 पे प्रश्न है, उसको देखिए। सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? इसका उत्तर देखिए। सरलतम पौधे थैलोफाइट वर्ग में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेरोफाइटा और फैंड्रोगैमस में अंतर क्या है? इसका उत्तर देखिए। टेरोफाइटा सबसे पहले देखते हैं। इसमें भ्रूण, या जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, इसमें भ्रूण नग्न होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। इस डिवीजन में देह, तना, पत्तियों व जड़ों की बनी होती हैं, यानी जो पूरा शरीर है ये तना, पत्तियों, जड़ों की बनी होती है। संवहन तंत्र विद्यमान होता है, यानी इसमें मौजूद होता है। इसमें बीज नहीं होते। ठीक है, क्या होता है,
बीज नहीं होते। तो सबसे मेन पॉइंट यही है इसका कि इसमें टेरोफाइटा में बीज नहीं होते। इसका जो उदाहरण है ये इसमें आप फर्न को याद कर सकते हैं। जो उदाहरण है इसका फर्न जो पौधा होता है उसमें बीज नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं अगर जो हमारा फेनरोगेम्स है इसमें देखेंगे तो इनमें जो देह है, देह का मतलब जो पूरा आकार तैयार होता है इसमें होता है तना, पत्ती व जड़। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें जनन उत्तक होते हैं। जनन उत्तक किसको कहते हैं? बीज को कहते हैं। पौधों में जनन उत्तक या किसी में भी, मानव में या जो पौधे हैं किसी में भी जनन उत्तक क्या होंगे? बीज को कहा जाता है। निषेचन, निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है जिसमें संग्रहित भोजन होता है जो अंकुरण में सहायक होता है और साथ साथ जो है अगले जो जनरेशन है उसको भी विकसित करने के काबिल होता है। अतः है टेरोफाइटा से अधिक विकसित होता है। इसमें संवहन तंत्र भी अच्छी प्रकार विकसित होता है। बीज फलों में बंद होते हैं या नहीं होते हैं, यानी दोनों तरह के होते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं, कहीं कहीं फलों के अंदर नहीं पाए जाते। जैसे हमारे धान हो गया, चावल हो गया, तो ये फल के अंदर नहीं होता बीज, ये खुद बीज होते हैं। वहीं अमरूद देखा जाए तो अमरूद के अंदर बीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से होते हैं, फलों के अंदर भी बीज पाए जाते हैं और फल के बाहर यानी बिना फल वाले बीज भी पाए जाते हैं। तो इस आधार से इनको भी वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो ये दो चीज़ें अभी आप और देखने जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब देखिए सीधा इसमें अंतर ही देखते हैं, बाकी अभी आप समझ जाएंगे। तो चलिए जिम्नोस्पर्म सबसे पहले देखते हैं। देखिए इनमें जो बीज हैं वो फलों में बंद नहीं होते। यही मेन अंतर आप याद रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो फल में बंद नहीं होते और एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें जो बीज होते हैं वो फलों में बंद होते हैं। बस इतना ही आप याद रखेंगे। उसके बाद उदाहरण आप याद रखेंगे। जिम्नोस्पर्म के जो उदाहरण हैं उसमें पाइनस, फर्न, ये सब आप फर्न नहीं, पाइनस, साइकस, सीड्स, ये याद कर लेंगे। और एंजियोस्पर्म में अगर बात करें हम तो एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको दो प्रकार के उसमें बांटा गया है। ठीक है, कैसे? दो प्रकार में। अब इनको दो, एंजियोस्पर्म को दो प्रकार में, एक तो हो गया एक बीज पत्री, एक बीज पत्री जिसमें एक बीज पत्र होता है, और दो बीज पत्र वाले यानी जिसको दो बीज पत्री कहते हैं। अब देखिए एक बीज पत्री में आपका चावल आ जाएगा, जो चावल होते हैं, और दो बीज पत्री में चना, मटर, चना वना ये सब आ जाएंगे। ठीक है, यानी जो दाने हैं वो दाने अगर भिगोने के बाद बहुत आसानी से दो भागों में बट जाते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से, तो वो दो बीजपत्री कहे जाएंगे। और जो भिगोने के बाद भी दो अलग अलग फलक अगर उसमें नहीं दिखाई देते हैं तो वो एक बीजपत्री होगा। ये पहचानने का एक तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 105 पे जो प्रश्न है उनको देखिए। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में अंतर बताइए। चलिए इसके अंतर देख लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखें पोरीफेरा में क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब देखिए देह में जो इनका शरीर होता है, इनके शरीर में सभी जगह छिद्र पाए जाते हैं और शिखर पर एक बड़ा मुंह होता है। जल संचरण के लिए इनमें एक नाल तंत्र होता है जिससे इन्हें भोजन व ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद गुहिका एक परतीय होती है। ये सरल बहुकोशिकीय जीव है, इसमें उत्तक नहीं होते, ये कोशिकीय जीव है, इनमें कोशिका होती है। ठीक है, कंकाल जो होता है चनेदार सिलिकामय होता है। ठीक है, स्पंजी टाइप के होते हैं, जैसे इनको दबाने पे ना इसमें पानी ही पानी निकलेगा, ये स्पंज की तरह होते हैं। अब देखिए इसमें आता है हमारा क्या, ये जो साइकान होते हैं, स्पंजिला होते हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं पोरीफेरा के। इसके बाद आते हैं सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा की अगर बात करें तो इनका जो देह होता है, शरीर होता है, इसमें कोई छिद्र नहीं होता और एक केंद्रीय मुख होता है। ठीक है,
देह के मध्य एक जलरवाही गुहिका होती है, जलवाही गुहिका होती है। ये द्विपरतीय होती है, ठीक है, 2 परत वाली गुहिकाएं होती हैं ये। कई सारे विभिन्न अंग होते हैं इसमें। जो कंकाल होता है वो कठोर नहीं होता, ठीक है, यानी ये बहुत हल्का कंकाल होता है। इसके बाद अगर उदाहरण की बात करें इसमें, तो हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा को अगर हाइड्रा ऐसा है कि उसको तोड़ेंगे तो वो दूसरा हाइड्रा तैयार हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक हाइड्रा पौधे को अगर हम तोड़ते जाएं तो वो उतने हाइड्रा तैयार होते जाएंगे। समुद्री एनिमो, कोरल, जेलीफिश, ये सब क्या है? इसके सेलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। तो ये अंतर हो गया पोरीफेरा और सेलेंट्रेटा में। आगे देखें अगर हम, तो अगला प्रश्न है हमारा, इसमें अंतर पूछा गया किसका? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में जो विभाजन किया गया है, इन उसके अंतर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एनिलिडा को देखते हैं। ये लंबे सखंड देह वाले प्राणी होते हैं, ठीक है, यानी ये खंड खंड जैसे होते हैं, यानी जैसे केचुआ होता है ना, केचुए के शरीर ऐसे खंड खंड में होता है ना, ऐसे इस तरह से आपस में ये ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये सहखंड वाले होते हैं प्राणी और लंबे होते हैं। द्विपार्श्विक होते हैं, यानी लेफ्ट राइट अंग जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं। कुछ अग्रखंड केंद्रित होकर सिर बनाते हैं। अब देखिए इसमें जो अग्रखंड होते हैं वो भी सहखंड वाले ही होते हैं, लेकिन वो इकट्ठा होकर क्या उसका सिर बनाते हैं, जिस तरफ से वो आगे बढ़ता है। इसके पैर सहखंड नहीं होते, जो जैसे जोंक हो गए तो उसमें पैर वाला सिस्टम ही नहीं होता, ठीक है। असली देह गुहा प्रथम प्राणी है। अब जो इसमें सिर है, केचुआ अगर मान लेते हैं, उसमें जो सिर है उसको हम प्रथम प्राणी मानेंगे उस हिस्से में। बाह्य कंकाल होता नहीं है, मुलायम शरीर त्वचा वाले होते हैं, कम विकसित तंत्रिकाएं होती हैं। ये गीली मिट्टी और नम स्थानों पे पाए जाते हैं। केचुआ, जोंक, नेरिस, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें, आर्थ्रोपोडा में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये लंबे देह वाले प्राणी नहीं होते, मतलब ये इनकी जो शरीर है वो लंबी संरचना वाले नहीं होते। द्विपार्श्विक ये भी होते हैं। देह सखंड और सारे जो खंड 2 भागों में शिरोवक्ष उदर में विभाजित होते हैं। मतलब जो देह हैं वो इस तरह से खंडों में विभाजित होते हैं कि हमको ऐसा महसूस होता है कि कोई बाहर से लाके इसको, इसके अंगों को जोड़ दिया गया हो। जैसे केकड़ा, केकड़ा या कनखजुरा होता है, ठीक है, जिसको हम गोजर भी कहते हैं, कहीं कहीं गोजर कहा जाता है कनखजुरे को। तो इसका जो पैर होता है आपको ऐसा लगेगा ना इसके शरीर में बाहर से लाके ऐसे फिट कर दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। देह गुहा कम और रक्त से भरी होती है। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है इनका। देह का अंतभाग मस्तिष्क व संवेदी अंगों के लिए एक विशेष सिर होता है। ये जमीन पर, मिट्टी में, लवण, आलवण, जल व सभी अन्य जगहों पर पाए जाते हैं। कुछ जीव इसमें परजीवी भी होते हैं। अब यहाँ पे जो उदाहरण की बात करें तो झींगा, बिच्छू, मकड़ी, मक्खी, तिलचट्टा, कनखुजरा, तितली, ये सब इसके अंदर आते हैं आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। तो ये अंतर है आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कशेरुकी आधार पे जो वर्गीकरण हुआ है जल स्थलचर और सरीसृपों का, ठीक है, इन दोनों का जो वर्गीकरण हुआ है इनमें अंतर क्या है, चलिए इनका अंतर देखते हैं। सबसे पहले जल स्थलचर देखते हैं। तो इनकी त्वचा जो होती है वो पतली होती है, नम होती है, और ये श्वसन, ऐसे जीव जो जल स्थलचर में आते हैं वो त्वचा से भी श्वसन करते हैं। ये जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं। इनका जो हृदय होता है वो 2 आलिंद और 1 निलय में विभाजित होता है, यानी टोटल 3 भाग होते हैं इनके हृदय में। श्वसन ये करते हैं क्लोम, त्वचा और फेफड़े का इस्तेमाल करके। और जो अंडे देते हैं ये सदैव जल में देते हैं और कवच रहित होते हैं। जैसे आपने मुर्गी, सांप, इन सब का अंडा देखा है ना, तो क्या होते हैं? कवच होते हैं ना, ऊपर से कवच निकालना पड़ता है हमको। लेकिन जो ये जल स्थलचर वाले जीव होते हैं इनका जो अंडा होता है ये कवच रहित होता है, जैसे मेढक का अंडा, ठीक, मेढक हो गया, सैलामेडर हो गया, टोड हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं जल स्थलचर जो जीव हैं। आते हैं सरीसृप पे।
सरीसृप जो जीव होते हैं जिसमें सांप वाप आते हैं, ठीक है, तो इनकी त्वचा जो होती है शल की बनी होती है, शुष्क होती है, मोटी होती है, यानी मोटी खाल वाले होते हैं ये, और अपनी खाल को उतारते भी रहते हैं। आपने देखा होगा सांप अपना खाल उतारता रहता है। तो इनकी जो खाल बनी होती है, बाह्य कंकाल होता है, वो शल्कों का बना होता है। मुख्यतः स्थल पर रहते हैं और रेंग कर चलने वाले होते हैं, यानी रेंगने वाले प्राणी सरीसृप में आते हैं। हृदय जो होता है दो आलिंद और अपूर्ण निलय में विभाजित होता है। श्वसन फेफड़े के द्वारा करते हैं और इन स्थल पर अंडे देते हैं, और ये अंडे जो होते हैं ये कवच युक्त होते हैं, यानी सांप के अंडे जैसे कवच होते हैं, बाहर से कठोर होते हैं। उदाहरण में आ जाएगा आपका कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि, ये जीव आ जाते हैं हमारे सरीसृप में। तो ये अंतर हो गया जल स्थलचर और सरीसृपों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में अंतर। चलिए देखते हैं पक्षी और स्तनपायी वर्ग में अंतर क्या है। सबसे पहले देखेंगे पक्षी, तो शरीर का जो अगला पैर होता है, जैसे जो आपने देखा होगा कि जानवरों में जो चार पैर वाले जानवर होते हैं, दो पैर आगे दो पैर पीछे होते हैं, तो पक्षियों में दो पैर तो आपने देखे होंगे, लेकिन उसकी जो पंख होते हैं वो बाकी दो पैरों को कन्वर्ट कर हो जाता है वो पंखों में, ठीक है। तो शरीर जो होता है इनका पूरा पंखों से ढका होता है। अग्रपाद पंख का काम करते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं पंख में, जो उड़ने में सहायक होते हैं, ठीक है। इनके हड्डियां जो होती हैं भांगुर होती हैं, भांगुर का मतलब वायुयुक्त होती हैं, खोखली होती हैं, जिससे इनको उड़ने में आसानी होती है। श्वसन करते हैं कैसे, फेफड़ों से श्वसन करते हैं, ठीक है। जबड़े चोंच के रूप में बदल जाते हैं, यानी जैसे हमारा जबड़ा होता है ये पक्षियों में चोंच का स्थान ले लेते हैं, ठीक है। दांत नहीं होते, वो चोंच से ही खाते हैं और वैसे ही पेट में उसको पहुंचा देते हैं। कर्णपलक, कर्णपल्लव और स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती इसमें, यानी कान और स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो नहीं पाई जाती। ये अंडज होते हैं, यानी क्या होते हैं, अंडा देते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, कबूतर, गौरैया, ये सब क्या हैं, इस पक्षियों के उदाहरण हैं। स्तनपायी की बात करें, स्तनपायी मतलब जो दूध पिलाने वाले होते हैं जानवर। शरीर पे बाल होते हैं। अग्रपाद जो होता है, अग्रपाद प्रचलन या वस्तुओं को पकड़ने के लिए होते हैं, यानी जो अग्रपाद होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किसमें, हाथ में, ठीक है। नहीं, ऐसा सभी के लिए नहीं है। अब मानव जो है वो क्या है, मानव स्तनपायी में आता है, ठीक है। तो स्तनपायी में क्या है, हमारे हाथ हो गए और पैर हो गए। पिछले पाद तो पैर वाद का काम करते हैं और आगे वाले जो पैर होते हैं वो हाथ में बदल गए। जबड़े दांत युक्त होते हैं, ठीक है, और कई तरह के दांत भी पाए जाते हैं। कर्णपल्लव और स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जरायुज होते हैं, यानी बच्चे देने वाले होते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, व्हेल, चमगादड़ आदि। तो ये स्तनपायी और पक्षियों में अंतर हो गया। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न, जो मेन पाठ खत्म होने के बाद जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसको हल करते हैं। चलिए पहला प्रश्न उसमें देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वर्गीकरण करने से जीवों का अध्ययन करना सरल हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्गीकरण सभी जीवों की एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट देखिए, इससे विभिन्न जीवों के समूहों के बीच आपसी संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। वही मतलब सीधी सी बात है कि अध्ययन करना आसान हो जाता है। यह अन्य जैविक विज्ञान के विकास को आधार प्रदान करता है। अब जैसे जैसे चीज़ें हम खोजेंगे वैसे वैसे चीज़ें विकसित होती जाएंगी और हमें आगे के बारे में खोजने में भी मदद मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण के पदानुक्रम निर्धारण के लिए दो लक्षणों को आप किस प्रकार चयन करेंगे, यानी दो लक्षण क्या आप चयन करेंगे वर्गीकरण करने के लिए। चलिए इसमें पॉइंट देखते हैं, सीधा उत्तर देखिए। पहला देखते हैं, हम जीवों के निर्माण की इकाई अर्थात कोशिका को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली चीज तो हम कोशिका को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अगली चीज पे आते हैं, हमें यह भी देखना होता है कि जो जीव है, जीव जो है वो स्वपोषी है, यानी स्वयं भोजन बनाता है, या परपोषी है। परपोषी का मतलब दूसरों का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, यानी दूसरों पे निर्भर है। ये गुण भी हम वर्गीकरण के लिए ध्यान में रखते हैं। तो ये दो गुण हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है, वर्गीकरण के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, जीव के 5 जगत में वर्गीकरण का आधार की व्याख्या कीजिए।
अब यहाँ पे हम इसको 5 जगत में वर्गीकृत करते हैं। यहाँ तो 5 है, ठीक है, मुख्यतः इसको 5 ही कहते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। पहला पॉइंट, वे जीव असीम केंद्रीय कोशिका से बने हैं या ऐसे जीव। अब देखिए ये जो केंद्र, इसमें आपने कोशिका को आधार माना है। आपने देखा कि यहाँ कोशिका को आधार माना गया है। कोशिका एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का आधार, किसी में झिल्ली है किसी में झिल्ली नहीं है, कोशिका भित्ति झिल्ली है या नहीं है, ये सब आधार हो गए हमारे एक तो कोशिका विभाजन के, वर्गीकरण के। ठीक है, अब सिर्फ एक मेन पॉइंट तो ये हो गया कोशिका। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ऐसे आते हैं कि एक तो विभाजन का तरीका हो गया हमारा कोशिका। अब दूसरे पे आते हैं, जीवों की रचना एक कोशिका से है व बहुकोशिकीय से। एक कोशिकीय जीव निम्न फाइलमों में होंगे और बहुकोशिकीय जीव जटिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, अब अमीबा हो गया तो वो एक ही कोशिका है, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई जटिलता तो खास है नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं जोड़नी है, निकालनी है या पढ़नी है, नहीं। लेकिन मानव शरीर बहुकोशिकीय है। अब देखिए मानव शरीर बहुकोशिकीय है, इसलिए इसका आकार विभिन्न तरह का होता है, अलग अलग डिज़ाइन का होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जटिलता होती है इसमें। अगला देखते हैं, कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। अब देखिए कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, वही हम अभी मैंने पहले बताया, कोशिका झिल्ली का होना या ना होना इस चीज़ पे भी ही निर्भर करता है। कोशिका भित्ति होगी तो उसका आधार कठोर व अधिक सुरक्षात्मक होगा, साथ ही साथ अधिक जटिल व विकसित होंगे। यानी कोशिका भित्ति अगर उसमें मौजूद है तो वो और कठोर होंगे और सुरक्षात्मक होंगे। जीव स्वपोषी है या परपोषी, एक आधार ये भी है हमारा। स्वपोषी में अक्सर हमारे आ जाते हैं, अक्सर क्या, जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी में आ जाते हैं। ठीक है, और परपोषी में अक्सर हम जो जीव हैं यानी मानव हो गए, जंतु हो गए, ये सब क्या परपोषी में है। नॉर्मली अगर कहा जाए तो हम पौधों पे डिपेंड हैं भोजन के लिए। ठीक है, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी, गाय हो गई तो घास फूस खाती है, तो ये क्या है, पौधों पे हम निर्भर हैं। तो ये तरीके हैं हमारे बांटने के। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है। पादप जगत को किस प्रकार बांटा गया है वो हम देखते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा थैलोफाइटा, इस प्रकार के पौधों के शरीर में विभाजन नहीं होता, ये थैलस के रूप में ही होते हैं, जैसे शैवाल या काई। ठीक है, दूसरा ब्रायोफाइटा हो गया हमारा, इसमें पौधों का शरीर तने व पत्तियों के रूप में विभाजित होता है, कोई जल संवहन के लिए उत्तक विशेष नहीं होते, जैसे मार्केशिया मास। यानी इसमें तने और पत्तियां तो होती हैं लेकिन जल संवहन के लिए जो होते हैं कोशिकाएं वो नहीं होती इसमें। इसके बाद हमारा आता है टेरोफाइटा। टेरोफाइटा में हम देखते हैं तो इसमें जड़, तना, पत्तियां सब कुछ पाई जाती हैं। संवहन यानी जल संवहन, जल को हर जगह पहुंचाने के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं। इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो मार्सिलिया जो है वो हमारा उदाहरण के रूप में आ जाता है इसमें। बस इसमें होता क्या है, जो 3 विभाजन हैं इसमें बीज नहीं होते। ठीक है, टेरोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और थैलोफाइटा जो हैं इसमें बीज नहीं होते हैं, इनमें केवल नग्न भ्रूण होता है। भ्रूण नहीं, भ्रूण होता है। ठीक है, नग्न भ्रूण होता है। ये जो 3 विभाजन अभी आपने देखा। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर इनको जो एक आता है हमारा, जिन पौधे में जो बीज पाए जाते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा है पैनरोगेम्स। पैनरोगेम्स होता है, इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा हो गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नग्न बीज वाले, यानी जो 3 प्रकार के ऊपर हमने देखे वो सब जिम्नोस्पर्म हो जाते हैं। और एंजियोस्पर्म में जिसमें बीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो बीज चाहे फल के अंदर पाए जाएं चाहे फल के मतलब बाहर पाए जाएं। इसको 2 भागों में बांटा गया एंजियोस्पर्म को। ठीक, एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया। एक तो हो गया एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्र वाले जिसको एक बीजपत्री कहते हैं, जैसे गेहूं चावल। और दूसरा भाग हो गया हमारा 2 बीजपत्री, यानी 2 बीजपत्र वाले जिनमें हमारा चना मटर
ये सब आते हैं। ठीक है, इस तरह से विभाजन इनका किया गया है। अब रही बात वर्गीकरण का आधार, तो वर्गीकरण का आधार भी देख लेते हैं। देखिए, विभाजन का पहला आधार है कि पौधे की जो शरीर है जड़, तने और पत्तियों में विभाजित है या नहीं। दूसरे स्तर पर हम देखते हैं कि जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशेष प्रकार का ऊतक उपस्थित है या नहीं। यानी जल को ऊपर नीचे पहुंचाने के लिए, हर जगह पहुंचाने के लिए वो जो कोशिकाएं जरूरी होती हैं वो है या नहीं, इसके आधार पर बांटते हैं। दूसरा, उनका शरीर किस तरह का है, किस तरह से विभाजित है, इस आधार पे हम बांटते हैं। और तीसरे स्तर की बात करें हम, तो तीसरा आधार हमारा होता है क्या पौधे बीज उत्पन्न करने में सक्षम है या नहीं। ठीक है, तो एक आधार हमारा हो गया कि वो पौधा बीज उत्पन्न कर सकता है या नहीं। वे बीज आवृत्ति बीज है या नग्न बीज है। आवृत्ति बीज है तो उनमें कितने बीज पत्र हैं। अगर आवृत्ति बीज है तो उसको भी दो भागों में बांट देते हैं, दो आधार पे, या तो एक बीज पत्र वाला होगा या तो दो बीज पत्र वाला। तो ये सभी जो हैं, ये सब तरीके हैं पौधों के विभाजन करने के, और उनका मुख्य मतलब विभाजित करने का मुख्य आधार, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधार में मूल अंतर क्या है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पौधों के विभाजन का आधार जंतुओं के विभाजन आधार से भिन्न है। अब जाहिर सी बात है, पौधों का विभाजन अलग तरह से होता है, जंतुओं का विभाजन अलग तरह से होता है। इस विभाजन का मुख्य जो आधार है उनकी रचना से होती है। ठीक, बोले अलग होती है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और ये अपना भोजन पर्णहरिम यानी जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति के साथ साथ सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो ये एक तरह से स्वपोषी हो जाते हैं। ठीक है, वहीं जो पौधे होते हैं वो एक जगह स्थिर होते हैं, पौधे चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। वहीं जंतु की बात करें तो जंतु हमेशा इधर उधर भागता ही रहता है, कोशिका भित्ति होती है इसमें, और ये इधर उधर भागता रहता है, स्थिर नहीं होता, पेड़ की तरह एक जगह ही हमेशा खड़ा नहीं रहता, हमेशा जगह बदलता रहता है। तो उससे ऊर्जा की खपत इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पौधों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और परपोषी होते हैं। जाहिर सी बात है, परपोषी है। ठीक, जो जंतु हैं, जीव हैं, वो एक तरह से पौधों पे ही निर्भर है। ठीक है, जैसे दाल चावल हो गया, तो चावल गेहूं ये सब क्या है, पौधों से ही तो प्राप्त होते हैं। ठीक, ये गति करते हैं तो जाहिर सी, मैंने पहले ही बताया, गति करते हैं, मूव करते हैं, स्थिर नहीं होते। इन सभी गुणों की अंतर के कारण ही इनको अलग अलग रखा जाता है। इनका जो आधार है, इनका वर्गीकरण का आधार भी इसीलिए मानव और जंतुओं का अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही कारण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कशेरुकी प्राणी यानी जो ऐसे प्राणी जो मेरुदंड वाले होते हैं, बैकबोन वाले होते हैं, को विभिन्न वर्गों में बांटने का आधार का की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं वर्टिब्रेटा कहते हैं इनको। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, सभी वर्टिब्रेटा या कशेरुकी प्राणियों में मेरुदंड पाई जाती है। यह पृष्ठीय खोखली मेरुरज्जु को घेरे रहती है। ग्रसनी विदर, क्लोम विदर प्राय भ्रूण अवस्था में ही पाए जाते हैं। जलीय जंतुओं जैसे मछली की वयस्क अवस्था में क्लोमगिल पाए जाते हैं। मछली में क्लोमगिल होते हैं जिनसे वो श्वसन करती है। मेरुरज्जु का अग्रभाग मस्तिष्क बन जाता है। अब देख रहे हैं कि जो हमारा सिर होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, और वो रीढ़ की हड्डी हमारे सर से जुड़ने के बाद हमारे मस्तिष्क को संभालती है, यानी सर को संभालती है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि वो मस्तिष्क बन जाता है। सिर पर नेत्र, कर्ण और घ्राणग्राही आदि संवेदी अंग होते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डियों से हमारे जुड़े होते हैं संवेदी अंग। अतः जो कंकाल है वो सुविकसित होता है। पेशियाँ अंतः कंकाल से लगी होती हैं। जो हमारी मांसपेशियाँ हैं वो हमारे कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, तभी हम अपने कंकाल को हिला पाते हैं, मूव कर पाते हैं अपनी इच्छा अनुसार। पेशियाँ अथवा अस्थियाँ प्रचलन में सहायक होती हैं। जब ये जुड़ी होती हैं तो ये प्रचलन यानी मूवमेंट में सहायता देती हैं। वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का मुख्य आधार वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी जो जीव हैं के वर्गीकरण के मुख्य आधार पर निम्नलिखित है। यानी इनका आधार जो है वो नीचे दिया गया है, देखिए इसको।
वयस्क अवस्था में या भ्रूण अवस्था में क्लोम विदर पाया जाना, त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ, स्वेदन ग्रंथियाँ, तैल ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथियाँ आदि का पाया जाना, बाह्य कंकाल शल का होना, हार्नी प्लेट्स, बाल से बना हुआ, यानी जो हेयरी है हमारा शरीर जो है वो बाल उस पे उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो अंतःकंकाल है वो उपास्थि और अस्थि का बना होता है। श्वसन क्लोम होते हैं, त्वचा फेफड़े द्वारा होता है, ये श्वसन जो होता है क्लोम त्वचा और फेफड़े द्वारा। हृदय में विषम संख्या होती है। अग्रपादों का पंख में रूपांतरण होना, असमतापी और समतापी होते हैं ये। अंडायुज या जरायुज होते हैं, यानी अंडे देने वाले या बच्चे देने वाले दोनों तरह के हो सकते हैं। अंडे जल में देना या जल के बाहर देना, ये भी दोनों हो सकते हैं। अंडे कवच रहित या कवच युक्त होना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कशेरुकी प्राणियों में। तो ये सारे प्रश्न आपके इस अध्याय के हल हो चुके हैं, मैंने आपको हल करा दिए। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।